वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ग्रुप टू एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप टू एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर ग्रुप टू के मेंबर्स की बात करें तो ग्रुप टू में सबसे ऊपर आता है बेरिलियम इन पीरियड टू, देन थर्ड पीरियड से मैग्नीशियम, फोर्थ पीरियड से कैल्शियम, फिफ्थ पीरियड से स्ट्रॉन्शियम, सिक्स्थ पीरियड से बेरियम और सेवेंथ पीरियड से रेडियम। Now all of these metals except beryllium are white in color, and this question was asked in this year NMDCAT exam. Now talking about the electronic configuration, सो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेकंड ग्रुप के हैं। सो इनके लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन सेम होगी, लेकिन हमारे पास लास्ट शेल का नंबर डिफरेंट होगा। सो बेरिलियम हमारे पास सेकंड पीरियड का मेंबर है, सो इसका लास्ट शेल 2 होगा और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि s ऑर्बिटल में जाएंगे। इसी तरह मैग्नीशियम पीरियड 3 का मेंबर है, सो इट्स कन्फिग्रेशन इज़ 3s2, कैल्शियम इज़ 4s2, strontium is 5s2, barium is 6s2 and radium is 7s2. Now talking about their radius, so we already know कि down the group हमारे पास due to increase in number of shells radius increase करेगा, therefore the radius of these elements increases down the group. So radium has highest radius and beryllium is smallest in size. Now talking about the trend of their ionization energy, so down the group size increase होगा। so अगर size increase होगा तो last shell के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। therefore down the group ionization energy decreases up till radium. So radium has minimum ionization energy and beryllium has maximum ionization energy in the group. Now talking about the trends of electronegativity, so we know that down the group we move away from fluorine. So down the group size increases, therefore electronegativity decreases. So beryllium is most electronegative in the group and radium is the least electronegative element in the group. अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, लेकिन जहाँ पर एक हमारे पास एक्सेप्शन है। सो बेरिलियम की मैग्नीशियम से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शन है मैग्नीशियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम और कैल्शियम दोनों से कम है। देन हमारे पास कैल्शियम से नीचे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज करेगा। So let's see the reactions of group 2 elements. So first reaction is their reaction with water. Now water के साथ 3 different trends हैं। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम does not react with water. Even अगर हम water को बहुत strongly heat करेंगे तब भी ये react नहीं करता due to very less electropositive character. Now अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे पास बर्न करेगा इन स्टीम। सो मैग्नीशियम को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो मैग्नीशियम विल बर्न इन स्टीम एंड गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर एज वेपर। sorry, hydrogen gas will be released, not water. So magnesium will give magnesium oxide and hydrogen gas with steam. Rest all the other elements means calcium, barium and strontium, they will react with water और ये हमें वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सो लेट्स रिव्यू द ट्रेंड। बेरिलियम विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा, जबकि बाकी कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इवन कोल्ड वाटर के साथ भी, और हमें कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो सबसे पहले बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की। सो बेरिलियम को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड देगा।
इसी तरह हमारे पास अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास मेटल के इर्द गिर्द बनती हैं और ये मेटल के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट बनाती हैं विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ द मेटल विद ऑक्सीजन। नाउ कैल्शियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम। नाउ अगर हम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये हमें एक तो नॉर्मल ऑक्साइड देंगी, इसके साथ साथ ये हमें पर ऑक्साइड भी देंगी। तो स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम बोथ गिव अ मिक्सचर ऑफ normal oxide and peroxide. So this is important here that strontium and barium also form peroxides with oxygen among the group 2 elements. So the trend of reactivity becomes that down the group the reactivity increases. So reactivity increases in both the cases down the group, even with water or with oxygen. The third reaction of these elements is with nitrogen gas. Now keep in mind that group 1 elements do not react with nitrogen except the element lithium. Now lithium reacts with nitrogen in the air and gives us lithium nitride. Now talking about group 2 elements, all the elements react with nitrogen. सो सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉरिस्पॉन्डिंग नाइट्राइड देंगे। सो Be3N2 इज़ फॉर्म्ड। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगी Mg3N2। सो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड विल बी X3N2। Keep in mind that this question has also been asked in previous exams. Now बेरिलियम की नाइट्राइड के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी जितनी भी ग्रुप 2 की नाइट्राइड्स बनेंगी all of them will be ionic in nature, but beryllium nitride will be covalent in nature. Now let's talk about the solubility of some of the group 2 एलिमेंट कंपाउंड्स। सो सबसे पहले ग्रुप 2 की हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। सो अगर हम बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड को देखें तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी वेरी स्पेयरिंगली सॉल्युबल, ये बहुत वीकली डिज़ोल्व होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ पार्शली सॉल्युबल and then strontium and barium hydroxides are soluble in water. ये वाटर में डिज़ोल्व होके हमारे पास अपना रिस्पेक्टिव पॉजिटिव आयन देंगे और साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स बनाएंगे। सो अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखें तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो अ क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस टॉपिक इन नम्स। सो इस टॉपिक से नम्स में क्वेश्चन आया था, ऑल्दो इट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग। उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड से नहीं आया था, उसमें क्वेश्चन इस तरह था कि द solubility of group 2 metals. So group 2 metals की solubility down the group increase करेगी, क्योंकि down the group हमारे पास water के अंदर dissolve होके ये hydroxide ही बनाते हैं। तो group 2 metals या group 2 hydroxides की solubility का same ही trend होगा। Now talking about the solubility of sulfates. So अगर हम down the group जाएं तो down the group the solubility of sulfate decreases. Keep this in mind that hydroxides की solubility down the group increase करती है, जबकि sulfates की solubility decrease करेगी। We will be discussing the reason after we are completed with this trends of solubility. Now beryllium, magnesium और calcium की sulfates usually water में dissolve हो जाती हैं if they are in hydrated form, and strontium and barium sulfates are almost insoluble in water. Now talking about the solubility of carbonates, so group 2 की carbonates की solubility down the group again sulfates की तरह decrease करेगी। Now beryllium and magnesium carbonate are very sparingly soluble, जबकि नीचे वाली जो हमारे पास carbonates हैं they are almost insoluble in water.
नाउ वी वंडर कि वाई इज़ दैट कि हाइड्रोक्साइड्स डाउन द ग्रुप ज़्यादा सॉल्युबल होंगी जबकि कार्बोनेट्स और सल्फेट्स डाउन द ग्रुप लेस सॉल्युबल होंगी। उसकी वजह यह है कि सपोज़ कि मेरे पास कोई भी सॉल्ट है, उसमें दो आयंस होंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। सो अगर हम किसी भी सॉल्ट की सीरीज़ को ले लें, चाहे वो हाइड्रोक्साइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, सो उनमें ट्रेंड ये होगा कि नेगेटिव आयन का साइज़ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नेगेटिव आयन सेम रहेगा। लाइक अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करूं तो बेरिलियम कार्बोनेट में भी नेगेटिव आयन कार्बोनेट है, सो इट विल रिमेन द सेम, और बेरियम कार्बोनेट में भी नेगेटिव आयन कार्बोनेट है, सो इट विल रिमेन द सेम। The only thing that changes down the group in a certain salt is the size of positive ion. So हमारे पास नीचे जाके पॉजिटिव आयन का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आयन कांस्टेंट रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन? सो सपोज कि मैंने एक ऊपर वाले एलिमेंट का सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये मुझे दो आयंस देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव की साइज़ को हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे कि नेगेटिव आयन दोनों सॉल्ट्स में बिल्कुल सेम होगा। और सपोज़ मैंने ग्रुप में नीचे वाले मेंबर का अगर सॉल्ट डिज़ोल्व किया तो मुझे बड़े साइज़ का पॉजिटिव आयन मिलेगा और नेगेटिव आयन विल अगेन बी ऑफ सेम साइज़। नाउ हेयर वी हैव टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास इन आयंस को एक दूसरे से ब्रेक करना है दोनों केसेस में। तो इन आयंस को एक दूसरे से ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। सो इन बोथ द केसेस वी रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी टू ब्रेक द टू आयंस फ्रॉम ईच अदर। अब अगर हम लैटिस एनर्जी का ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप हमारे पास एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज होगा। तो जब पॉजिटिव आयन साइज़ में बड़ा हो जाएगा तो इसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी और हमारे पास नीचे वाले सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी कम है, इनको ब्रेक करना आसान है। सो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आयन। नाउ सेकेंड फैक्टर जो इन्वॉल्व है कि जब हमारे पास एक सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द आएंगे और इसको सॉल्वेट करेंगे, इसके साथ वो अपनी फोर्सेस बनाएंगे आयंस के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रेशन। अब इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड यहाँ पे भी हमारे पास ये आयन सॉल्वेट होंगे और हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब हाइड्रेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है? तो डाउन द ग्रुप एज वी हैव स्टडीड कि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास अगेन डिक्रीज होगी। नाउ अगर हमारे पास जिस सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, सो इसका मतलब है कि इस सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे सॉल्ट्स की डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा और ऐसे सॉल्ट्स ईजिली सॉल्युबल होंगे। जबकि अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की बात करें तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी और लैटिस एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, सो इस केस में हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है सॉल्ट्स को ब्रेक करने के लिए और कम एनर्जी हमारे पास सॉल्ट में रिलीज़ होगी। सो अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, सो उस केस में हमारे पास एनर्जी ओवरऑल रिक्वायर्ड होगी और ऐसे सॉल्ट्स की डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो ऐसे सॉल्ट्स को डिसॉल्व करना मुश्किल होगा। नाउ अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप तो ट्रेंड ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी और लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। लेकिन हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी में जो डिक्रीज़ आएगी वो कम होगी और लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज़ आएगी वो ज़्यादा होगी। देयरफॉर लैटिस एनर्जी ज़्यादा लो होगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम लो होगी। सो ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर दैन लैटिस एनर्जी एंड द सॉल्यूशन प्रोसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
अब अगर हम सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की बात करें तो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के केस में भी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज़ करती हैं, लेकिन सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के केस में ड्यू टू लार्जर साइज हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज़ करती है इन कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी। देयरफॉर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी के ज़्यादा डिक्रीज़ करने की वजह से लैटिस एनर्जी विल बी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और इनमें डाउन द ग्रुप जाते जाते हमारे पास सोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा और डिसोल्यूशन मुश्किल हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सॉल्ट्स। सो सबसे पहले ग्रुप 2 की नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करें तो ऑल ऑफ द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब इनकी डिकम्पोजिशन का ट्रेंड ये है कि हमारे पास नाइट्रेट होगी MnO3 होल ट्वाइस फिशन में। सो जब हम इनको हीट देंगे तो हमारे पास इनकी नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगी इनटू मेटल ऑक्साइड, साथ में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। नाउ कीप इन माइंड कि यही हमारे पास इसी तरह ग्रुप 1 में लिथियम की नाइट्रेट भी डिकम्पोज करती है। सो लिथियम की नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन बिल्कुल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की नाइट्रेट्स की तरह है। नाउ अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस। सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स इंक्रीजेस और हमारे पास इनको डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है, for the same reason that we have discussed previously in group 1 elements. So talking about carbonates of group 2 elements, so group 2 elements की carbonates भी decompose होंगी on heating. So जब हम किसी भी कार्बोनेट को हीट देकर डिकम्पोज करेंगे तो ये हमें मेटल की ऑक्साइड देगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। नाउ अगेन कार्बोनेट्स को डाउन द ग्रुप डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है, सो देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फॉर द सेम रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। नाउ वी डिस्कस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो ग्रुप का सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा वो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज बाकी मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। सो ग्रुप 1 में लिथियम एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा और ग्रुप 2 में बेरिलियम। सो लेट्स डिस्कस द सम ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये कैसे डिफर करता है हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। पहले तो सबसे पहले ये हमारे पास पूरे एलिमेंट में लाइटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक मास पूरे ग्रुप में सबसे कम है। देन हमारे पास इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। देन हमारे पास अगर एयर की बात करें तो यूजली हमारे पास ये एयर के साथ ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता अनलाइक द अदर एलिमेंट्स। सो ये एयर में एक्सपोजर से टार्निश नहीं होगा जिस तरह या तो ग्रुप 1 के या तो ग्रुप 2 के नीचे वाले एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं। देन अगर हम इसके वाटर के साथ रिएक्शन की बात कराएं तो वाटर के साथ भी बेरिलियम हमारे पास रिएक्ट नहीं करता। नाउ अगर हम बेरिलियम की ऑक्साइड की बात करें तो बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगी, जबकि बाकी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स बेसिक होगी। देन टॉकिंग अबाउट द ऑक्साइड्स, द क्लोराइड्स एंड द नाइट्राइड्स ऑफ बेरिलियम। सो बेरिलियम के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादातर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। दिस इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ बेरिलियम। नाउ अगर हम बेरिलियम के फ्लेम टेस्ट की बात करें तो बेरिलियम का जो फ्लेम टेस्ट है इट विल बी नेगेटिव, ये कोई कलर नहीं देता फ्लेम को। देन अगर हम बात करें बेरिलियम की ऑक्साइड की तो बेरिलियम की जो ऑक्साइड है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि बाकी ऑक्साइड्स वाटर के अंदर या तो पार्शली या तो फुली डिज़ोल्व होकर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड देगी। देन टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद एसिड्स, सो एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, जबकि बाकी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन को बाहर
निकाल देंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एनोमलस बिहेवियर्स ऑफ बेरिलियम। नाउ अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो बाकी ग्रुप 2 की जितनी भी क्लोराइड्स हैं ये आयनिक होंगी, जबकि बेरिलियम की क्लोराइड कोवलेंट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वेरी स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम। नाउ वी हैव स्टडीड कि स्मॉल साइज पॉजिटिव आयन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, और ज़्यादा पोलराइजेशन पावर वाले जो हमारे पास आयन्स हैं दे यूजली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल। नाउ अगर हम बेरिलियम की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी ये हमारे पास बेसिक की बजाय एम्फोटेरिक है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, सो फॉर एग्जांपल आई रिएक्टेड विद अ बेस NaOH, सो ये हमें बेस के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना के देगी, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो बिराइलेट। सो ये हमें सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो बिराइलेट सॉल्ट बना के देगी। सो यूँ हमारे पास ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देगी। और अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करें, सो अगेन एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगी ऐसा बेस। सो अगर हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में सॉल्ट प्लस वाटर बना के देगी। सो इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। So this is all about group 2 elements. Thank you.